स्वागत है आपका यंग तरंग के हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज के हमारा जो कार्यक्रम है मीडिया मैटर्स, उसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा एकेडमिक या कहें युवा लेखक, जिनकी नई किताब अभी आई है, क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़ चैनल। और ये काफ़ी प्रासंगिक विषय इस समय कहा जा सकता है। जिस तरह से आज मीडिया के तेवरों पे सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से कई मीडिया हाउसेस पे सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में जनता के बीच जो मीडिया का चौथा खंभा है, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर निश्चित तौर पर कई सवाल हैं। और अरुणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो ओम प्रकाश जी किताब, आपका। जो आपका विषय है, किताब का जो शीर्षक है क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़ चैनल्स, तो क्या आप सवाल उठा रहे हैं अपनी इस किताब में, या फिर आप ये बता रहे हैं अपनी इस किताब में कि क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज ये सवाल उठ रहे हैं? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ओम प्रकाश जी। मैंने अपनी इस पुस्तक में इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। हमने ये मुद्दा उठाया है कि आखिरकार वर्तमान में टीवी मीडिया की दशा क्या है और दिशा क्या है? और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों है? तो उन कारणों की हमने इस पुस्तक में एक अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए पड़ताल की है और उसे पूरा एक चैप्टर लिखा है इस बुक में। और इसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आज के दौर में न्यूज़ चैनलों में सबसे अधिक है। और ये जो व्यूअर्स हैं, यानी दर्शक हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि जो रिसर्च करके हमने इस पुस्तक को लिखा है, इसमें हमने दर्शकों के विचारों को भी ध्यान में रखा है। जो हमने क्वेश्चनायर बनाया है, जो रेस्पोंडेंट हैं, उसमें हमारे जो टीवी के दर्शक हैं, उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान के दौर में कंटेंट और क्रेडिबिलिटी, ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं और टीवी के चैनलों को इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से ये संबंधित हैं। अगर आपका कंटेंट क्रेडिबल नहीं है, तो फिर वो कंटेंट ही नहीं है, फिर वो एक तरीके से आप न्यूज़ के नाम पर नॉइज़ फैला रहे हैं, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए या मीडिया में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी बात नहीं होती है। आप न्यूज़ को न्यूज़ ही रहने दो, नॉइज़ का नाम ना दो, ये मेरा कहना है। तो जिस तरह से आपने बताया, उससे ये पता चलता है कि एक शोध पे आधारित है, एम्पिरिकल स्टडीज इसमें की गई है। ये एक तरह का मोनोलॉग नहीं है, बल्कि जो आपके सामने तथ्य आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, जो रिस्पोंडेंट्स के जो उनके अपने डेटा आए हैं, उस पे आधारित है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं और ऐसा ही है, क्योंकि इस बुक में क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़ चैनल्स, जो कि ये पुस्तक है, इसका टाइटल ही यही है कि समाचार चैनलों की विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता हम्म। में मेरा मोनोलॉग नहीं हो सकता या मेरा ओपिनियन एज ए एथर नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, हमने कुछ अन्य चैप्टर्स लिखे हैं जिसमें हमने टीवी न्यूज़ चैनलों की हिस्ट्री के बारे में बात की है, जिसमें हमने उन गाइडलाइंस के बारे में बात की है जो कि न्यूज़ चैनलों की अपनी स्वघोषित एक संस्था है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, जिसमें कि उन्होंने सेल्फ रेगुलेशन का बात कही है। लेकिन जो गाइडलाइंस उस अथॉरिटी ने इशू कर रखी है, उसे आज के चैनल कितना फॉलो करते हैं? और अगर वो ईमानदारी हम्म। से उन गाइडलाइंस को फॉलो करते, तो जाहिर-सी बात है हम्म। उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती। लेकिन ऐसा नहीं है, हम्म। इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि इसमें हमने रिसर्च के माध्यम से हमने इस पुस्तक में लिखने की कोशिश की है, जिसमें हमने टीवी चैनलों में काम कर रहे पत्रकारों का बात भी रखी है अपने क्वेश्चनायर के माध्यम से, और जो टीवी के दर्शक हैं, उनकी बात भी रखी है। इसके बाद हमने एक कंक्लूजन निकाला है, उदाहरण के तौर पर, कि जो पॉपुलैरिटी है यानी लोकप्रियता है, वो विश्वसनीयता से डायरेक्ट रिलेट नहीं करती है। यानी अगर कोई चैनल बहुत अधिक हम्म। लोकप्रिय है, तो इसका अर्थ ये नहीं लगाया जा सकता कि वो उतना ही अधिक विश्वसनीय भी है। यानी पॉपुलैरिटी इज नॉट हम्म। डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्रेडिबिलिटी।
और ये सिर्फ मेरे कहने से नहीं है कि मैं एज ए लेखक मैंने इस बात को रखा है, ये रिसर्च के बाद जो तथ्य निकले हैं, जो हमने डेटा एनालिसिस किया है, उसमें ये तथ्य निकलकर सामने आया है। तो आपको समस्या कहाँ नजर आ रही है? आमतौर पे जब हम न्यूज़ मेकिंग की बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी भूमिका होती है, न्यूज़ रूम की अपनी भूमिका होती है, और क्या इवेंट कवर करना है और कैसे करना है, ये किस तरह से आप नतीजे पे पहुंचे? क्या आपको कहाँ पे लगा कि ये ज्यादा सवाल है? देखिए, सवाल तो न्यूज़ सिलेक्शन के प्रोसेस पर भी है और न्यूज़ गैदरिंग के प्रोसेस पर भी है, और न्यूज़ प्रेजेंटेशन, यानी ओवरऑल जो न्यूज़ का फ्लो होता है एक टीवी चैनल में, वो हर स्टेप पर प्रॉब्लम है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी कवरेज में जाते हैं और आप वहां पर अपना ओपिनियन देने लगते हैं, या आप वही बात सामने वाले से कहलवाना चाहते हैं वन टू वन के थ्रू या बाइट को थ्रू, जो आपके चैनल की आइडियोलॉजी को सूट करता है, या जिसके लिए आपके बॉस ने आपको फील्ड में भेजा है कि बाहर जाना है तो आपको इस तरह का वन टू वन करके लाना है, इस तरह के लोगों के ओपिनियन लेने हैं जो कि आपकी चैनल की आइडियोलॉजी से मैच करें। ठीक है, तो ये तो आपका न्यूज़ गैदरिंग का प्रोसेस हो गया। तब आप अपने विरोधी विचारधारा के जो लोग हैं उनको उतना महत्व नहीं देते हैं, या उनको जज करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी किसान आंदोलन चल रहा है, हालांकि उसमें कुछ ऐसे पोस्टर नजर आए हैं जो आपत्तिजनक हैं, कुछ ऐसे नारे नजर आए हैं जो आपत्तिजनक हैं, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी ना होता है कि सारे के सारे किसान खालिस्तानी हैं, या सारे के सारे किसान आंदोलनकारी नहीं हैं, बल्कि वो तो आतंकवादी हैं, विदेशी फंडिंग हो रही है। हो सकता है 1-2% ऐसा रहा हो, लेकिन रिपोर्टर क्या प्रोजेक्ट कर रहा है, आपका चैनल क्या प्रोजेक्ट कर रहा है कि सारे के सारे आतंकी हैं किसान। तो इससे जो असली आजकल का दर्शक बहुत समझदार हो गया है, वो ये जानता है कि ये जो दिखाया जा रहा है ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, इसमें तथ्य नहीं है, और ये सत्य और तथ्य, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं आपको अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। अगर आपकी खबर में सत्य नहीं है, या तथ्य नहीं है, या तोड़ मरोड़ कर आपने अपनी खबरों को प्रेजेंट किया है, तो आपकी विश्वसनीयता आएगी ही नहीं, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी ही नहीं। तो ये एक प्रमुख पैरामीटर है जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, गेट कीपिंग थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन। उसमें ये होता है कि बहुत सारी खबरें आती हैं, तो ये जो डेस्क में बैठे हुए लोग हैं, आउटपुट के लोग हैं, सीनियर लोग हैं, चैनल हेड हैं, उनको देखना चाहिए कि हमें किस खबर को कितना महत्व देना है, कितनी देर तक उनको स्क्रीन प्रेजेंस में रखना है। अब आप एक ही खबर को बार बार दिखाते रहेंगे, और वो भी एक तरीके से ये प्रोजेक्ट करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, यानी आप जर्नलिस्ट की भूमिका में हैं, लेकिन आप असल में जज की भूमिका को निभा रहे हैं। तो इसकी वजह से भी आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है। तो इसके आगे अगर हम जाएं तो समस्या ऑर्गेनाइजेशन के आइडियोलॉजिकली स्लांट पे है, उसके झुकाव पे है, या फिर एक टीआरपी का दबाव है? देखिए, टीआरपी को लेकर मैंने अपनी इस बुक में बहुत कुछ नहीं लिखा है, हालांकि एक एक चैप्टर जरूर है इस पर, क्योंकि अभी जब मैं ये हम्म, पुस्तक लिख रहा था तो वो कोरोना काल का पहले का समय था, और बल्कि कुछ समय कोरोना काल हम्म, का भी है जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। और अभी जो टीआरपी का सिस्टम है, आपको पता ही है कि अभी 3 महीने के लिए टीआरपी फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। और टीआरपी को लेकर के जो हम्म, एक स्कैम हुआ है, जिसमें एक बड़े चैनल का एक बड़े पत्रकार का नाम सामने आ रहा है, उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, तो मुझे लगता है कि टीआरपी के मुद्दे पर तो बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं, और बल्कि एक नए अंदाज से और लिखा जाना चाहिए। और टीआरपी का जो पूरा कैलकुलेशन हम्म, का प्रोसेस है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, इस पर भी एक किताब लिखी जा सकती है, जो हम्म, कि हो सकता है भविष्य में मैं कभी इस ओर ध्यान दूं। लेकिन इस पुस्तक में मैंने ये जरूर बताया है कि टीआरपी भी एक वजह है। भाई, क्रेडिबिलिटी आप हम्म, फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है ये जो कंटेंट है इस ये टीआरपी से डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर हम इस कंटेंट को, हम्म, इस प्रोग्राम को इस तरह से दिखाएंगे तो टीआरपी ज्यादा आएगी, जबकि हकीकत आपको भी पता है ठीक है। कि टीआरपी भले ही आप उससे ज्यादा ले हम्म, आए, लेकिन क्रेडिबिलिटी आप उससे ज्यादा नहीं ला हम्म, सकते हैं। तो सवाल ठीक है। प्राथमिकता आपकी क्या अब है? एज ए न्यूज़ चैनल के एडिटर, आपकी प्राथमिकता क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि टीआरपी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम्म, सच्ची और अच्छी खबरें आप दिखाते हैं तो उससे टीआरपी नहीं मिलती है। ये भी मुझे लगता है एक भ्रामक तथ्य है। आप अच्छी और सच्ची खबरें देखने वाले दर्शक भी इस दौर में हैं,
और उनमें युवा भी शामिल हैं, क्योंकि हमने जो एक अनुसंधान पर आधारित एक चैप्टर लिखा है, उसमें इस बात को कहा गया है कि आप किस तरह की खबरों को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये सारी चीज़ें हमारी पुस्तक में हैं। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और आखिरी में मैं यही जानना चाहूंगा कि जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, वो कहाँ पे खड़ा है? क्या जो मास कम्युनिकेशन की थियरी है कि जहाँ हाइपोडर्मिक निडल थियरी, जहाँ पे जो परोसा जाता है दर्शक उसी तरह से उसको ग्रहण कर लेता है, या फिर दर्शक यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन के तहत अपनी चुनिंदा विषयों को चुनता है, चुनिंदा चैनलों को चुनता है? तो दर्शक कितना प्रभावित कर रहे हैं न्यूज चैनलों के कंटेंट को, क्रेडिबिलिटी को? देखिए, दर्शक एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, लेकिन वो हम्म, दर्शक भी मीडिया की तरह बटे हुए हैं। कुछ ऐसे दर्शक हैं जो हम्म, कि एक पर्टिकुलर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को उसकी आइडियोलॉजी से उनकी आइडियोलॉजी मैच करती है। तो जाहिर सी बात है, उनकी नज़र में वो चैनल या वो एंकर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है। उनको लगता है ये सत्य बोल रहे हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे दर्शक भी हैं जिनको लगता है कि नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो अगर दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो जो मेरा अनुसंधान है उससे यही निष्कर्ष सामने निकल के आता है कि दर्शक इस मामले पर कुछ हद तक बटे हुए हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो व्यूवर्स की है वो यही कहती है कि आजकल के टीवी न्यूज़ चैनल नॉइज़ चैनल बन गए हैं। आजकल जो टीवी में दिखाया जाता है वो सत्य नहीं है। जो एजेंडा सेटिंग थ्योरी ऑफ हम्म, मास कम्युनिकेशन है, तो कुछ दर्शकों का ऐसा मानना है कि दरअसल चैनल पॉजिटिव एजेंडा नहीं बल्कि निगेटिव प्रोपोगंडा फैलाने का काम करते हैं। इसलिए वो प्रोपोगंडा हम्म, थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन डेवलप हो जानी चाहिए, जो आजकल के चैनलों पर पूरी तरह से सही साबित होती है। लेकिन देखिए, सवाल ये है ओम प्रकाश जी, कि पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांतों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें जो मूलभूत सिद्धांत है, जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म है, उस पर हमें समझौता नहीं करना चाहिए, और अगर आप समझौता करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी डाउन होगी। भले आपकी पॉपुलैरिटी अधिक हो, हम्म, भले आपकी टीआरपी अधिक हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि दर्शकों से ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही चैनलों की बनती है, टीवी पत्रकारों की बनती है, चाहे वो एंकर हों, चाहे वो रिपोर्टर हों। हम्म, क्योंकि ये तर्क मुझे तर्क सम्मत नहीं लगता कि दर्शक देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम दिखाते हैं। दर्शक आपकी तरह हम्म, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है। आप जो दिखाओगे दर्शक को, जो आपने थ्योरी का जिक्र किया, यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी ऑफ मास मीडिया, वो उसके अकॉर्डिंग दर्शक देख लेगा। लेकिन प्राथमिक जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आपकी बनती है ना, क्योंकि पत्रकारिता के प्रोफेशन में तो आप हम्म, हैं, पत्रकार तो आप हैं। तो आप अपने हम्म, कंटेंट को क्रेडिबल बनाइए। आप अपने जो स्टोरी दिखा रहे हैं, हम्म, जो भी न्यूज़ स्टोरी दिखा रहे हैं, उसको क्रेडिबिलिटी का ध्यान रखिए, हम्म, ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखिए, इंटीग्रिटी का ध्यान रखिए। ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिज्म है, हम्म, तो आपको लगता है कि क्या आजकल के चैनल उसको फॉलो कर रहे हैं? तो इसीलिए मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है, या मेरी पुस्तक के माध्यम से मैंने जो लिखा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए इन चैनलों की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। अब एक आखिरी में बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहूंगा, समय हमारा हो रहा है। क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज चैनल्स, जो किताब आपकी आई है, ये किनको ज्यादा केटर करती है? चूंकि आप अकादमिक दुनिया में हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या ये मैसेज देती है? क्या उनको आगे शोध करने के लिए या आगे न्यूज चैनलों को बेहतर तरीके से सुधारने के लिए प्रेरित करती है, या मीडिया जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ज्यादा केटर करती है? टारगेट ऑडियंस या टारगेट रीडर आपका कौन है? जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका, और मेरा जो टारगेट रीडर है, वो कोई एक व्यक्ति या एक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। यानी जो एकेडमिक दुनिया से जुड़े हुए हम्म, लोग हैं, सिर्फ़ उनको ध्यान में रख के पुस्तक नहीं लिखी गई है, और ना ही इंडस्ट्री को ध्यान में हम्म, रखकर पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक इस बात को ध्यान में हम्म, रखकर लिखी गई है कि मीडिया की सामान्य समझ जो भी डेवलप करना चाहता है, चाहे वो एक बिल्कुल ही सामान्य पाठक हो, जो मीडिया ना तो इंडस्ट्री से जुड़ा है हम्म, और ना ही मीडिया के एकेडमिक से जुड़ा हुआ है। वो एक सामान्य टीवी दर्शक है। वो भी समझ सके कि हम्म, आखिर टीवी चैनल में जो दिखाया जाता है, वो कितना सच है, वो कितना विश्वसनीय है। इसलिए बहुत ही सामान्य पाठक ही हमारे टारगेट रीडर हैं। हाँ,
दूसरा तथ्य ये भी है कि अगर इसे मीडिया में आने वाले छात्र या जो मीडिया में की पढ़ाई छात्र पहले से कर रहे हैं, अगर वो इस पुस्तक को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पर वो इस तथ्य को समझ पाएंगे कि क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों है और ये जो सवाल है इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि ये नई पीढ़ी है जो मीडिया में आएगी। और अगर ये नई पीढ़ी मीडिया में आकर के क्रेडिबिलिटी क्राइसिस को बदल देती है और जो क्रेडिबिलिटी खो गई है उसको दोबारा से ले आती है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये लोग निभाएंगे। इसलिए ये मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी बेहद उपयोगी पुस्तक है, ताकि वो फील्ड में जाकर के, इंडस्ट्री में जाकर के जो खोई हुई विश्वसनीयता है उसको दोबारा से हासिल कर सके। वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी इस पुस्तक को पढ़कर उनको एक आइडिया लगता है कि वो कहाँ गलतियां कर रहे हैं न्यूज सिलेक्शन के प्रोसेस में या न्यूज प्रेजेंटेशन के प्रोसेस में, तो उन गलतियों को सुधार करके वो अपने चैनल की, अपने एक पत्रकारिता की जो विश्वसनीयता संकट में इन दोनों है, उस संकट से वो निजात पा सकते हैं और एक पत्रकारिता जगत को पूरा विश्वसनीय बना सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का ये चौथा खंभा है और मुझे लगता है इस खंभे में दीमक जो लग गई है, विश्वसनीयता के संकट रूपी दीमक है, इस दीमक से बहुत जल्दी बचा जाना चाहिए, अन्यथा ये खंभा समाप्त हो जाएगा और ये शुभ संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है। इसलिए ये पुस्तक सभी के लिए है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि इस मुद्दे को आपने डील किया है, बल्कि एम्पिरिकल स्टडी, एम्पिरिकल डेटा के आधार पे इसको स्थापित करने की कोशिश की है। बहुत-बहुत धन्यवाद अरुणेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं बताना चाहूँगा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जो भी आज मीडिया में हालात हैं और जिनके मन में भी सवाल है, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक, तो निश्चित तौर पर आप इसे पढ़ें, आम दर्शक इसको पढ़ें, जो मीडिया के विद्यार्थी हैं वो भी ज़रूर इसको पढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद अरुणेश जी, हमारे मीडिया मैटर्स कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस।